मंत्री के तहत पे 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी? क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए, पेपर लीक माफिया पर सख्त प्रहार करने के लिए, परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर आज लोकसभा में चर्चा का आगाज हुआ। चर्चा की शुरुआत हुई। इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत कर बिल के फायदे गिनवा दिए। दावा किया कि एंटी पेपर लीक बिल कानून को और सख्त बनाने, तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। लेकिन कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछ डाला है कि 2024 में पेपर लीक पर कानून बना था, लेकिन फिर 2026 में पेपर लीक कैसे हो गया? इसका जवाब दे सरकार। गौरव गोगोई ने आगे ये भी कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए सरकार एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लेकर आई है। इधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्रों के आंदोलन में हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर सरकार को घेर दिया है। प्रियंका गांधी ने पूछा कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जरूरत क्या थी? छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश कहां से और किसने दिया, जिसकी जवाबदेही भी तय हो। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी लोकसभा में अपना पक्ष और अपना तर्क रखते हुए सरकार को घेरा और अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा उसी लहजे में कि चढ़ावा चोरी नहीं बचा सके, पेपर लीक कैसे बचाएंगे। हालांकि सरकार की दलील है कि ये बिल आज के समय की मांग है, ये बिल सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नए कानून बना लेने से पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? क्या सख्त कानून बनाने से सिस्टम भी सही हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं बात और चर्चा अपने कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सरकार विपक्ष के भयंकर आक्रोश, संसद में भारी विरोध, सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और हंगामे के बीच आखिरकार लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की, जिन्होंने नए बिल के प्रावधान बताए। बिल में क्या खास है, इसकी जानकारी दी। बिल में प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक कराया तो 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या नकल गिरोह चलाने वालों को अब 10 साल तक की जेल होगी। दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा अगर पेपर लीक के कारण परीक्षा दोबारा करानी पड़े तो उसका खर्च भी दोषियों से वसूला जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार एसटीएफ बनाकर जांच करा पाएगी। 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। If there was fine up to 1 crore in the 24 Act, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद अ स्पैन ऑफ 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force, और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि एंटी पेपर लीक बिल कानून को और सख्त बनाने और तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़े। लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने पूछा कि प्रधानमंत्री हाई पावर कमेटी के गठन की बात करते हैं तो 2 साल पहले राधाकृष्णन कमेटी का क्या हुआ? वास्तव में बढ़िया काम किया तो 2 साल बाद ही क्यों पेपर लीक हुआ? एनटीए के डीजी को बदला तो चेयरमैन को क्यों बनाए रखा गया? एनटीए के चेयरमैन पर इतना विश्वास क्यों है? इसके साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पेपर लीक की घटनाओं को गिनाकर सरकार पर बड़ा प्रहार किया। ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। इसके अलावा आंदोलन में छात्रों पर पैलेट गन से हमले का आरोप लगाकर कांग्रेस सांसद ने पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संसद में पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने पूछा कि बिल तो 2024 में भी लेकर आए थे, इसके बाद भी पर्चा लीक क्यों हुआ? आपको बिल लेकर क्यों आना पड़ा? इन सवालों पर अखिलेश यादव और किरेन रिजिजू के बीच लोकसभा में तकरार भी देखने को मिली। कि आपको संकट से बचा लिया और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। इससे पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। बांसुरी स्वराज ने यूपीए सरकार से लेकर राजस्थान और पश्चिम बंगाल तक पेपर लीक और नियुक्तियों में धांधली के आंकड़े गिनाकर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है।
अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT एग्जामिनेशन 2007, CLAT 2009, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 2009, AIEEE 2011, SSC CGL एग्जामिनेशन 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा के बीच सियासी तपिश बढ़ रही है। पेपर लीक से लेकर छात्रों के आंदोलन तक के मुद्दे पर लड़ाई छिड़ी है, लेकिन अब सवाल है कि नए बिल लाने से, सख्त सजा का प्रावधान करने से क्या पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? क्या कड़े कानून से सिस्टम ठीक हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सवाल यही है कि कानून में बदलाव कर देने से या संशोधन करने से या उसमें सख्ती बरत लेने से क्या भविष्य में ये गारंटी सरकार दे रही है या लोग दे रहे हैं कि भविष्य में इस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं नहीं होंगी? इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ विक्रम लोहिया जी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। अश्विनी दुबे जी वकील हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मोमिता चक्रवर्ती जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता, थोड़ी देर में मैं उनका भी स्वागत करवाऊंगी। बहरहाल स्क्रीन पर नजर आ रहे तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और तीनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। लेकिन शुरुआत मैं मोमिता जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। फिलहाल आपने बहस भी देखी आज, चाहे उसमें हम जितेंद्र सिंह के पक्ष की बात कर लें, गौरव गोगोई ने भी सवाल उठा दिए हैं, प्रियंका गांधी ने भी सवाल किया, अखिलेश यादव तो यहाँ तक कह गए कि चढ़ावा चोरी नहीं बचा सके तो पेपर लीक कैसे बचाएंगे। सरकार बार बार विश्वास दिलवा रही है कि भाई ठीक है, हुई हमसे गलती, हुई हमसे चूक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि इन्हीं पर अटके रह जाएंगे। अब कानून में बदलाव, कानून में संशोधन, लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आ जाता है कि 2024 में अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, 2 साल पहले ही तो कानून बना था, उसके बाद 2026 में लीक, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे चल के लीक नहीं होंगे पेपर? आपने एकदम सही बात कहा। सबसे पहले तो प्रणाम टू ऑल ऑफ माय पैनलिस्ट। तो आपने बिल्कुल सही बात कहा, ऐसे तो पेपर लीक हम बंद नहीं कर सकते। और अकाउंटेबिलिटी की मैं बात करना चाहूंगी तो पहले कोई भी सरकार अकाउंटेबिलिटी लेकर नहीं दिखाई, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पहले की थी कांग्रेस की सरकार, किसी ने ये नहीं किया। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये जो बिल लेकर इतनी चर्चा हो रही है, ये ऑलरेडी 2024 की फरवरी में पारित हो गया था। बस इसमें कुछ रेक्टिफिकेशंस की मांग किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो ये लोग नहीं मानना चाहते। अगर मैं दर्शकों के लिए कहना चाहूंगी कि क्या रेक्टिफिकेशन हो रहा है, पहले 1 करोड़ यू हैव टू पे अगर आप इसमें शामिल हो, मतलब ऐसे चोरी चमारी में, तो अब वो 10 करोड़ कर दिया गया सरकार की तरफ से। और दूसरी तो बात यह है कि पहले एसटीएफ नहीं है, अब ये लोगों ने एसटीएफ गठन करने की सोच रहा है, जो कि सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये जो मुद्दा लेकर पार्लियामेंट में बात हो रही है, विरोधियों का हक बनता है विरोध करना, पर बात जब देश की भविष्य के लिए होता है, युवा पीढ़ियों के भविष्य के लिए होता है, तो ये विरोधियों को भी सोचना है कि अपनी राजनीति की रोटी ऐसे नहीं सेका जाता है। आपकी देश के लिए सोचना होगा, देश के भविष्य के लिए सोचना होगा, देश की युवा पीढ़ियों के लिए सोचना होगा। मैं आपको और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहूंगी कि ऐसा कोई बिल सरकार नहीं लाए, जैसे कांग्रेस ने प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल 2013 में लेकर आए थे, वो पारित नहीं हुआ, वो अलग बात है। वो जैसा तो कोई बिल ये नहीं है कि जहां पे बोला गया था कि सारी सुविधाएं एंड सिक्योरिटी सिर्फ माइनॉरिटियों के लिए दिया जाएगा, तो वहां पे सरकारी कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी नहीं है तो सबको दोषी कहला जाएगा। तो ऐसे तो कोई बिल नहीं ला रहा है कि जो मैथ को अफेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपराधियों को चिन्हित करके उसके लिए ये कानून किया जा रहा है, ताकि भविष्य में लोग ऐसे क्राइम करने में 2 बार सोचेंगे। जैसे कि देखिए, बलात्कार के लिए भी कानून है, ऐसी बातें कर रही हैं, एकदम स्टॉप हो गया, नहीं हुआ। एक बार भी बच्चों की बात नहीं कर लेती हूँ।
मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ना। मैं आ रही हूँ सर मैं आपके complete पास। कर लेती हाँ, हूँ। उनको बात कंप्लीट तो मैं करने यही दीजिए कहूंगी विक्रम कि जी। राजहित के लिए, जनहित के लिए, देश हित के लिए सरकार अगर कुछ करते हैं तो ये लोगों को समझना चाहिए, राजनीति को साइड में रख के। हर चीज में अगर विरोधियां आके राजनीति की रोटी फेंकना चाहती है, ये तो गलत है। क्योंकि अखिलेश यादव अभी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल हाँ। यूपी के चुनाव है, ठीक है। उसको सरकार अच्छा में रहना है, मौमिता जी, मतलब सरकार में आना एनडीए है। सरकार लेकर आती है, ठीक है, 2017 में इसका गठन होता है, बार बार पेपर लीक होते हैं, जवाबदेही तय नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती है, आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिलती है। अलग अलग विकल्पों से जो पेपर लीक माफिया हैं वो पेपर लीक करवा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देश के युवाओं का भविष्य पता नहीं कहाँ जा रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। इससे पहले सरकार से इसीलिए सवाल किए जा रहे हैं और इस बार इसीलिए सरकार से सवाल करते करते जो जंतर मंतर पर हमने देखा कि पूरी तरीके से एक आंदोलन छिड़ गया। लेकिन सवाल यही है कि सरकार को एक अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। सरकार अगर ये दावा करती है कि हाँ ठीक है, हमने इतने बढ़िया काम किए हैं, हमने 10-12 सालों में देश को बदल दिया है, देश को यहाँ ला दिया, वहाँ ला दिया, लेकिन आपके जो देश के युवा हैं, अगर उनके भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ होगा और अगर आप एक सही तरीके से बड़ा पेपर नहीं करवा सकते हैं, एग्जाम नहीं करवा सकते हैं, तो फिर जवाबदेही आपकी तय होगी, भले ही आप विदेशों में जाकर कुछ भी बोलते रहे, है ना। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी आपको, इसकी जवाब मैं एक लाइन में आपको देना चाहूंगी। पहले आप मुझे एक सरकार दिखा सकते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी लेकर दिखाए? इस सरकार ने दिखा दिया। हाँ, थोड़ा लेट हो गया ये बात है, पर देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड बेटर लेट देन नेवर। तो मैं इसको पेपर लीक नहीं कर रही हूँ, प्रोटेस्ट को भी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी नीट के जस्टिफाई मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट थी, मैं खुद एक सिविल सर्विस कैंडिडेट थी। मैं आपकी चैनल में पिछले दिन ही कहा था कि मैं सिविल सर्विस में 198 रैंक किया था, और उसी साल जब मैं WBCS एग्जाम में क्लियर किया था, उसमें भी मेरा रैंक अच्छा आया था वेस्ट बंगाल में, उसका भी पेपर लीक हो गया था, तो पूरा पैनल वाज कैंसिल। तो हम लोगों ने कोई आंदोलन कुछ आप नहीं ये किया भी तो था। देखिए ना और कि सरकार ने भी कुछ देखिए, जब accountability पेपर किया लीक था, हुआ पर- था मोमिता जी, जी। जब पेपर लीक हुआ था, जब लोगों में इतना गुस्सा था और जब ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार या शिक्षा मंत्री आकर इस पर कोई जवाब दें या फिर कोई एक्शन ले, तब क्या कहा गया? धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा कि एनटीए में हमारे बड़े काबिल अधिकारी बैठे हुए, सीबीएसई में हमारे बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं। तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़का ना कि आप देखिए डिफेंड कर रहे हैं, आप तो उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। विक्रम जी, मैं आऊंगी मोमिता जी, मैं एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, मैं आऊंगी विक्रम जी। बड़ा दुख होता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि मोमिता जैसी समझदार व्यक्ति और एक बुद्धिजीवी इंसान इस प्रकार की बात करता हो। एक बार भी मोमिता जी ने ये नहीं कहा कि 21 छात्रों की जान चली गई, मुझे बड़ा दुख है। एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि देश के नौजवान का भविष्य खतरे में है। देश को मजबूत करने की बात कर रही थी। एनटीए का गठन हुआ देश की मजबूती के लिए हुआ, 2024 में कानून लाए, देश की मजबूती के लिए लाए। मोदी जी पाकिस्तान गए, भारत की मजबूती के लिए गए। आपने आईएसआई को बुलाया, भारत की मजबूती के लिए बुलाया। अरे सरकार के गुणगान करना बंद कर दीजिए मोमिता जी। देश के भविष्य की, देश के नौजवानों की, एक मिनट आप प्लीज अभी रुक जाइए ना, मैं अपनी बात करूं, जवाब दे दीजिएगा। आपका जवाब भी लूंगा और आपका जवाब लूंगा और आपके जवाब पे जवाब भी दूंगा। दूसरी बात, आज देश का नौजवान का भविष्य खतरे में है। इस सरकार से, निकम्मी सरकार से नौजवानों के भविष्य की क्या बात की जाए, क्या विश्वास किया जाए? जिसने किसानों को रोंदा, जिसने नौजवानों को रोंदा, जिसके लिए किसान खालिस्तानी और नौजवान अपराधी हो गए, गुंडे हो गए। अरे हमारे बच्चे थे वो। मेरा बेटा भी मुझसे पूछता है कि पापा क्या हमारा भविष्य यही होगा मोदी जी के राज में? अच्छा, बहुत बुरी बात है। मैं आपसे नहीं, सच में मैं आपको बता रहा हूं कि आदरणीय जिस प्रकार से आज आप मनीषा जी शो कर रही हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने इस पे चर्चा कर रही हैं। आज पूरा देश देख रहा है, इस बात को सुन रहा है, समझ रहा है। मोदी जी का ढकोसलापन, मोदी जी की झूठ, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ। मोदी जी जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। 2027 तक देश विकसित भारत बन जाएगा। 2047 की बात करते हैं, पहले 27 की करते थे, अब 47 की करते हैं, फिर 47 के बाद बोलेंगे 97 की करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। आज सुनिए मेरी बात, सुनिए। आज देश का नौजवान, अरे आपने देश के नौजवानों को इस कदर पीटा आपने। एक डीसीपी रैंक का आदमी गाल पे लड़की को चांटा मारता है। आपने एक बार शेम नहीं करा मोमिता जी की, एक लड़की के गाल पे चांटा मारा गया, एक लड़की के गलत जगह पे डंडा लगाया गया। आपने एक बार उसका इस्तीफा नहीं मांगा।
मांगिए इस्तीफा ममिता जी कि उस डीसीपी का इस्तीफा हो और उस इंस्पेक्टर का इस्तीफा हो। मांगिए, आपको बच्चों का वास्ता मांगिए आज इस्तीफा उनसे। जिस लड़की के साथ गलत व्यवहार किया गया कि इंस्पेक्टर के द्वारा डंडा गलत जगह लगाया गया, डीसीपी ने लड़की के गाल पे चांटा मारा। अरे प्लेट गन चला रहे हो आप, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो आप उन बच्चों पे, मासूम बच्चों पे। माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी ने जब अपना बयान दिया तो प्रियंका गांधी ने अपना तर्क रखते हुए प्रहलाद जोशी पर कमेंट किया। हालांकि किरण रिजिजू ने और सरकार ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। राहुल गांधी अपनी प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल फिर से चर्चा पर और मेहमानों पर लौटते हैं। विक्रम जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मैं अश्विनी जी का रुख कर लेती हूँ। अश्विनी जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कानूनों में बदलाव, क्या कानूनों में बदलाव किया जाना, क्या सजा को और बढ़ा देना या जुर्माने को और बढ़ा देना, ये पेपर लीक जैसे आपराधिक एक अपराध को रोक पाएगा, उसमें सक्षम हो पाएगा? क्या ये काफी है? परीक्षा प्रणाली पारदर्शी और सुरक्षित बनानी पड़ेगी और जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं तो उनको प्रिवेंटिव एक्शन उनके ऊपर लेना पड़ेगा, माने कि ऐसे कार्य नहीं हो। और जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं, जो सिंडिकेट हैं, वो सिंडिकेट ऐसे चलते रहेंगे। भारत में आप कम समय में मान लीजिए सजा दे भी देते हैं, जांच पूरी कर भी देते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना भी देते हैं, 2 महीने में जांच पूरी हो जाएगी, 2 महीने में चार्जशीट फाइल हो जाएगी, 2 महीने में अगर आपने सजा दे दिया तो आप फेयर ट्रायल का अवसर नहीं दे रहे हैं। डिफेंस काउंसिल होने के नाते ये कहूंगा, मान लीजिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम अगर ऐसे पेपर लीक में होता है और पूरे देश भर में विटनेसेस और एविडेंसेस हैं, तो उनकी जांच में जो है समय लगेगा। हर किसी को फेयर ट्रायल देना कार्य होता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस को तुरंत क्वैश कर देती है। तो इसलिए आप फास्ट ट्रैक कोर्ट से किसी को नहीं कि मुकदमा बना और आपने पारदर्शिता के बिना किसी को सजा दे दी, वो दोषी है कि नहीं है उसको मौका भी देना पड़ेगा। दूसरा देखिए, 24 का भी कानून कम सख्त नहीं है। 3 से 5 साल की सजा, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए 5 साल की जेल। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आप राजस्थान में देखेंगे तो वैसे भी बहुत कठोर कानून है। उत्तर प्रदेश में तो आजीवन कारावास तक की सजा थी, जो राज्य का अपना कानून था। लेकिन क्या ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसके लिए जरूरी है कि इस पूरे सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं उनका किस कोचिंग सेंटर से प्रॉक्सिमेट लिंक है या किस सिंडिकेट से, किस संस्थान से लिंक है। और जो ये बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं कि नीट में 100%, जेई में 100% रिजल्ट हमारे संस्थान का, इन संस्थानों पर भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके भी तार जुड़े हुए हों, क्योंकि अगर आप ऐसे ल्यूक्रेटिव एडवर्टीजमेंट्स। नीट कैंसिल हुआ, एक दिन बाद जब उस परीक्षा करी गई, CSIR नीट, NEET PG, CUET, ये सब डिले हुए और कैंसिल हुए। इसके बाद CBI इन्वेस्टिगेशन बैठी और आज तक उस इन्वेस्टिगेशन का क्या परिणाम निकला है ये नहीं पता है। तो हम चाहेंगे मंत्री से कि ये बताएं कि इसका क्या परिणाम निकला और कौन कौन लोग इसमें कन्विक्ट हुए। Government appointed an expert panel, made 101 recommendation, and the center assured the court on 2nd January 2025 it would implement all of them. इसके बावजूद भी 3 मई 2026 को नीट की परीक्षाएं हुई, 12 मई को परीक्षाएं रद्द हो गई और फिर सरकार ने री एग्जाम कराया 21 जून को। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 2024 में कानून बिल पास हो गया था तभी भी ये लीकेज क्यों हुई? ये जो 2024 के बाद भी जो ये लीकेज हुई है, कहीं एक षड्यंत्र तो नहीं है सरकार का? या तो ये षड्यंत्र है या तो सरकार के जो सिस्टम है इसमें परमानेंट लीकेज है। पिछले 2021 से 2026 तक लगभग 90 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है और इसी के साथ पिछले 40 दिनों में 20 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है
और मैं उन सभी का नाम यहाँ लेना चाहूंगी, क्योंकि ये आंकड़े नहीं हैं अध्यक्ष जी, ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस शिक्षा सिस्टम प्रणाली की वजह से। इनका नाम है चंचल भारती जी, जो ये अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं बच्चे, ऋतिक मिश्रा जी, प्रदीप कुमार जी, आकांक्षा चतुर्वेदी जी, शेख सना जी, एस गोपिका जी, सी विद्यानंद जी, सिमरन, आर रोशनी, सुशील ढांगे, सिद्धार्थ हेगड़े, अनु कीरथना, भाग्यश्री, अनिष्का पांडे, उमेश माली, रेनू मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, रीमा बेगम, मैथैली अशोक सोनावने। आज हम सब इसी के साथ सलाम करते हैं, सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं हमारे युवाओं की, हमारे छात्रों की, हमारे जेनजी की, उनकी हौसले की, उनकी हिम्मत की, जो इस शासन से, इस प्रशासन से डरे नहीं, जिन्होंने मुकाबला किया अहंकारी सरकार के आगे। ये पूरा जंतर मंतर का जो आंदोलन है, ये पिछले 1 महीने से ज्यादा से चल रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हर स्टेट से बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे। 16 तारीख को इसमें अनशन भी करा गया, लगभग 37 स्टूडेंट्स अनशन पे बैठे और इसी के साथ सोनम वांगचुक जी भी इस अनशन पे बैठे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा था। समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन था इस आंदोलन का और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सभी युवा समाजवादी पार्टी के सांसद इस आंदोलन में गए, शरीक होने गए और ये कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे। जितने भी हमारे युवा सांसद और जितने भी सांसद और एमएलए गए थे, क्योंकि हम साथ खड़े होना चाहते थे इस देश के युवा के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए। इसीलिए हम सब जंतर मंतर पहुंचे। 18 जून को मैं भी जंतर मंतर गई, वहां पे सोनम वांगचुक जी से मिली, जो आंदोलन में बैठे थे, जो बिना कुछ खाए पिए, जहां उनको 16 दिन हो गए थे, अनशन पे बैठे हुए थे सभी बच्चे और सोनम वांगचुक जी। लेकिन 18 जुलाई को सरकार ने क्या किया? सवाल इस बात का है, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन पहनाने का काम किया। 18 तारीख को आप लोगों ने उनको कफन पहनाने का काम किया और गांधी जी के विचारों को आप लोगों ने कहीं ना कहीं कफन पहनाने का काम किया। इस देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन वाकई में क्या स्वतंत्रता है? सवाल इस बात का है आज। जिस तरह बच्चे आए 20 जुलाई को, और कहां से नहीं आए, हर प्रदेश से बच्चे आए, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आसपास के मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेट से, बॉम्बे हो, सभी स्टेट से, सभी प्रदेशों से बच्चे आए, क्योंकि वो सब अपनी एकता दिखाना चाहते थे। क्योंकि ये लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं, लगातार जिस तरह का दौर चल रहा है आज, और लगातार जिस तरह सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है और जो सुन नहीं रही है, वो अपनी बात रखने आए थे सरकार से, वो अपनी भावनाओं को सरकार के सामने रखने आए थे। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन हो, और तो कोई बात नहीं थी। सब अपनी एकता और अखंडता दिखाने आए थे। फॉर अ पर्पस दे हैड कम टू जंतर मंतर। लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है। क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी? और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था। इसीलिए हम सब गए। लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर, और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया, और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े,
आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े वहां पे, आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी। किस फेयरलेसनेस के साथ बिना डरे बच्चों ने सामना किया इस प्रशासन का, शासन का और सरकार का। बहुत बच्चे बेहोश हो गए, बहुत बच्चों के सर से खून निकल रहा था। They were feeling humiliated. I could feel their pain because I was there. और मैं समझती हूँ जितने भी लोगों ने, जितनी भी माताओं ने और मैं समझती हूँ पुरुषों ने भी ये रील्स देखी है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपा नहीं पाए अपनी गोदी मीडिया द्वारा। तो सबका दिल कहीं ना कहीं आहत हुआ। सबको चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इस आंदोलन को लेके। और जिस तरह से बेटियां इस ट्रॉमा से गुजरी हैं, वो बोल नहीं पा रही थी ठीक से, वो सांस नहीं ले पाई थी ठीक से। जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है, लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहां पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए। लेकिन हमें फक्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस लाने ही है तो ये जो सांसद लोग इधर से संसद के अंदर जो सांसद लोग, चाहे लोकसभा और राज्यसभा और इधर से उधर भटक रहे हैं, इसके लिए कोई रूल लेकर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज जिन बच्चों का खून बहा है, जो बच्चे आहत हुए हैं, जिन बच्चों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है सरकार द्वारा, चाहे वो बीजेपी के सभी सांसद हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर हो, सारे लोग ये जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष जी, आप सभी को मैं कहना चाहूंगी, अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि यू हैव रिप्ड द यूथ ऑफ द कंट्री ऑफ हिज डिग्निटी, रिस्पेक्ट्स एंड राइट्स, बट I also salute the youth of the country for they didn't let go of anything. They stayed, they stood, they fought all together. And I have huge love and respect for the children of my country. And इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहूंगी, with sincerity and with resolve, transformation is imminent. आप रोक नहीं सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है और अगर आपके अंदर एक रेजोल्यूशन है। लेकिन आपके अंदर क्या है ये तो आप ही जानते हैं। मैं चाहूंगी कि होम मिनिस्टर आके जवाब दे, जो हमारे बच्चों के साथ बर्बरता की गई। आज आप भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन जिस तरह आपने मारा, पीटा और आज भी आप चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि होम मिनिस्टर आए और इस बात का जवाब दे कि आखिरकार दिल्ली की सड़कों में इतने बड़े आंदोलन में, जहां सभी बच्चे थे, निहत्थे थे, अहिंसा के भाव के साथ आए थे, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के, आप लोगों ने इतना हिंसा का प्रयोग क्यों किया? इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त माननीय श्री अरुण भारती जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे
मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से पार्टी का। तो सुन रहे थे आप, दरअसल लोकसभा सांसद मैनपुरी से डिम्पल यादव को उन्होंने सरकार को घेरा, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात कही, उन्होंने जवाबदेही की बात की, उन्होंने जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन और लाठीचार्ज और पैलेट गन तमाम सवाल जो है वो सरकार से मांगे और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आकर सदन में जवाब दे, संसद में जवाब दे। बहरहाल एक बार फिर से हम चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। आपका तारुफ मैं आलोक वत्स जी से भी करवा देती हूँ, नेता है बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन अभी फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिलहाल मैं आलोक जी आपके पास ही आना चाहती हूँ। ये जो लगातार अब विपक्ष सवाल कर रहा है आलोक जी कि भाई ऐसा हो गया, पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हो गया। अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया कि आप चढ़ावा चोरी तो रोक नहीं पाए, तो पेपर लीक कैसे रोक पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे? देखिए मनीषा जी, ये पेपर युग का मामला जो इतना तूल पकड़ लिया है अभी, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। ये 5-6 दशक से ये काम हो रहा है और जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है उनकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा। नहीं, आप कह रहे हैं जड़ें बहुत पुरानी है और आप अपनी जिम्मेदारी ना लें, ये तो बात बेईमानी है। एक मिनट, आपको जब बोलना होगा तो मैं सुनूंगा चुपचाप आपको, ठीक है? और अभी जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था, दुखदायी था, हृदय विदारक था। हमने 20 बच्चों की जान गंवाई, हमने लोगों के मंसूबे पे रद्द होने के कारण पानी फिर गया, लेकिन हम हाथ पर हाथ धर के बैठने वाले लोग नहीं थे। हमने त्वरित कार्रवाई किया, एनटीए में भी कार्रवाई किया, सिस्टम पे भी पकड़ बनाई और महीने भर के अंदर हमने दोबारा एग्जाम करा के सक्सेसफुली और उसके रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिए। अब रही बात, इसको भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हम सजग हैं। हमने एनटीए में भी फेरबदल किया है और जितनी एजेंसियां हैं उन पर भी कड़ाई हो रही है। नीलेकर जी के नेतृत्व में एक जानकार, ईमानदार, पढ़े लिखे लोगों की कमेटी बना दी गई है और हम लगातार इसकी निगरानी रखेंगे। हमारे लिए भी ये शर्म की बात है कि हम देश को इतना ऊंचा ले गए लेकिन इस प्रकरण में हमको मुंह की खानी पड़ी। तो हम इसके लिए सजग हैं और हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। आलोक जी, विपक्ष सवाल कर रहा है कि 2024 में कानून बना था, 2024 में कानून बनाया, 2020 में एनईपी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ये दावे किए गए थे कि भाई हम जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार रहे हैं। अभी तक आपके नेता जो हैं सरकार के पक्ष में ये कह रहे हैं कि हम 2020 में लाई गई जो नई शिक्षा नीति थी उससे जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हुआ है और सरकार लगातार इसमें सुधार कर रही है। लेकिन 2024 के बाद फिर एकदम से कानून बनने के बाद फिर एक बड़ा पेपर लीक हो जाता है या इस तरह का अगर अपराध, संगठित अपराध होता है तो फिर इस पर जवाबदेही तो आपको देनी पड़ेगी। भाई सरकार के पास अब मुद्दा चला गया है तो फिर तो वो सवाल करेंगे ही। हाँ देखिए मनीषा जी, इस देश में चाटुकारिता की राजनीति बहुत पहले से हो रही है। अब कोई भी पार्टी इससे छूटा नहीं है। अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं, शांत रहिए। कोई पार्टी इससे छूटा नहीं है। कांग्रेस तो खैर इसमें नंबर 1 है, लेकिन हमारे यहाँ भी ये भारतीय जनता पार्टी की सारी पार्टी प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज। आप दूसरी पार्टियों पर अपनी पार्टी की बात करिए, दूसरी पार्टियों का नाम मत लीजिए, अपनी पार्टी की बात करिए। मैं सिखा रहा हूँ, आपको सुन लीजिए, कान खोल दीजिए, शांत रहिए। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने इस तरह के अनर्गल बयान दिए जैसा आप बता रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमको इसको जड़ से रोकना है और हम इसको जड़ से रोक के रहेंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे
इसको जड़ से नहीं रोकनी। ठीक है विक्रम जी, जल्दी से। देखिए, मैं तो आलोक वत्स जी की बात समझ ही नहीं पाया, कहना क्या चाह रहे थे आलोक वत्स जी। हेलो, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? हाँ सर, उन्होंने कहा कि ठीक है हम सरकार लगी हुई है, इस पर काम करेंगे। उन्होंने कुल मिलाकर ये कह दिया। देखिए सुनिए, सरकार तो अब आप बात सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कि हम वो करने आए हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अपने मुंह से स्वयं कहा उन्होंने कहा कि हम वो करने आए जो 70 सालों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश बदलने आए हैं, हम वो करने आए जो कभी नहीं हुआ। वो समय से पहले समय को भाप लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे पास एक ऐसा ड्रोन घूम रहा है जो सारी नजर रखता है। तो ये सब चीजें, ये ड्रोन वहां कब फेल हो जाता है? जब पेपर लीक हो रहा होता है, जब देश के अंदर अत्याचार हो रहा होता है, जब आतंकवाद बढ़ रहा होता है। प्रधानमंत्री जी की बातें मुझे हवाई लगती हैं, उनके वादे मुझे हवाई लगते हैं। प्रधानमंत्री जी मैंने प्रण किया है, मैंने व्रत लिया है, मैंने धर्म खाया है। तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने की चरम सीमा को पार कर चुके हैं, तो उनके नुमाइंदे बैठ करके यहाँ झूठी बोल। ठीक है, मौमिता जी कुछ कहना चाह रही हैं विक्रम जी आपकी बात पर। मैं विक्रम जी को बस उन्होंने जो बात मुझे पहले कहे थे उसकी जवाब दूंगी वन बाय वन। विक्रम जी आप जरा शांत होकर धीरज रखकर सुनिए मेरी बात। पहले आपने मुझे पूछा था कि मेरे उम्र की कोई लड़की को चांटा मारा था पुलिस ने। मैं पहली बात आपको कहना चाहूंगी कि मेरा इतना शिक्षा परिवार से दिया गया है कि अगर पार्लियामेंट के सामने पुलिस परमिशन नहीं मिलने के बाद भी मेरा इतना हिम्मत नहीं हो सकता है कि मैं वहां पे फिर भी विदाउट पुलिस परमिशन चली जाऊं एक रैली लेकर। पहली गलती थप्पड़ मारा जाए। देखिए इन्होंने कहा थप्पड़ मारा जाए। देंगे बाद में देंगे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को ऐसे थप्पड़ मारना उचित काम है। पुलिस की बात, जब परमिशन ही नहीं थी वहां पे जाने की जरूरत क्या था? पहली बात। और आप लोग भी एक सरकार चलाते हैं जो उनके विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी उनकी सपोर्ट कर रहे हो कि अभी पूछ रहे हैं सवाल कि क्यों पुलिस थप्पड़ मारा। छात्र ने जो नियम तोड़े थे उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। दूसरी बात मैं कहूंगी, अभी आप जो भारत की बिल्कुल ममता जी, सवाल बहुत है, बहुत सारे सवाल हैं, सरकार को जवाब देना होगा। विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि विपक्ष को भी समझना होगा कि एक दिन की या 1 साल या 2 साल की खामी नहीं है। ये खामी जो है वो सरकारें बनती चली गई हैं और एकदम से फिर ये चीज़ें जो है वो सड़कों पर अब लोगों का आक्रोश बनकर सामने आई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का।